हेल्थ इंस्टीट्यूट चिल्ला बताओगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे थे आईपीसी की धाराओं पर और आईपीसी के अध्यायों पर। तो आपने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने अध्याय 4 को कंप्लीट किया था, जो कि रिलेटेड था जनरल एक्सेप्शन से, यानी कि साधारण अपवाद से संबंधित, जिसमें हम दो कैटेगरी में बांट के उसको पढ़ रहे थे। पहला था साधारण अपवाद या सामान्य अपवाद, या कह सकते हैं दूसरा था हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित। तो हमने देखा था कि साधारण अपवादों में जैसे जज से इंसाफ करते समय गलती हो जाए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा गोलीबारी करने में कुछ क्राइम हो जाए, या 7 साल के बच्चे द्वारा कोई क्राइम हो जाए, 7 साल से 12 साल के बच्चे द्वारा कोई क्राइम हो जाए, तो उस केस में उनको एक्सेप्शन मिल जाता था, छूट मिल जाती थी, उन्हें अपराधी कंसीडर नहीं किया जाता था। ऐसे ही प्राइवेट प्रतिरक्षा के मामले में हमने बात की थी आर्टिकल 96 या धारा 96, धारा 97, धारा 98, ये सब प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित थी और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित थी। इतनी चीजों को कल हमने डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और आप सभी वीडियो अगर एक क्रम से देखते हैं तो आपको निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और आप प्रशासनिक अधिकारी की तरह बात करना भी सीख जाएंगे। अगर एक सामान्य व्यक्ति देख रहा है इन सब चीज़ों को तो उसकी एक इन सब चीज़ों में समझ भी विकसित हो जाएगी। चलिए आज बात करते हैं हम धारा 5 की तरफ या अध्याय 5 की तरफ। और आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है? दुष्प्रेरण का सीधा सीधा मतलब होता है उकसाना। क्या होता है? दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्राइम के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उकसाया जाता है तो उसको हम दुष्प्रेरण बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी पॉजिटिव वे में किसी को मोटिवेट किया जाता है तो उसको अभिप्रेरण बोला जाता है, अभिप्रेरण। लेकिन निगेटिव वे में किसी को किया जाता है तो उसको हम दुष्प्रेरण बोलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको एक कंटाप मारता है तो आप कहोगे नहीं नहीं तुम किससे कम हो, आप भी लगाओ। तो इस तरह से आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उसको उकसा रहे हैं क्राइम करने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं दुष्प्रेरण। तो आइए बात करते हैं कि इन अंडर आईपीसी इसके बारे में क्या कहा गया है। तो किसी अपराध के लिए, देखिए इसका मतलब सीधा सीधा है, किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए व्यक्ति को उकसाना। सीधे सीधे सवाल पूछा गया है अध्याय 5A से कि दुष्प्रेरण संबंधी बातें कहाँ की गई हैं। तो दुष्प्रेरण संबंधित जो बातें हैं वो की गई हैं आपकी अध्याय 5 में। और अगर हम बात करें तो आपका आता है धारा, तो ये धारा जो इससे संबंधित है वो आपकी धारा संबंधित है 107 से 120 तक। तो किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र बनाना, किसी कार्य को घटित करने के लिए, घटित करने के लिए षड्यंत्र बनाना, षड्यंत्र, षड्यंत्र बनाना। या फिर एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि और किस तरह से किसी अवैध कार्य के लिए, किसी अवैध कार्य के लिए, किसी अवैध कार्य के लिए, किसी अवैध कार्य के लिए या किसी अवैध कार्य के करने में, कि अवैध कार्य के करने में सहायता करना, सहायता करना। देखिए दुष्प्रेरण आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी व्यक्ति को किसी भी
किसी भी ऐसे काम के लिए उकसा सकते हैं जो इलीगल है। दूसरा, किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र बना सकते हैं कि दो चार लोग मिल करके और क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे। फिर किसी अवैध काम को करने में सहायता करना, जैसे चरस गांजा अफीम जैसी चीज़ों को बेचने में सहायता करना। तो ये सारी चीज़ें अगर आप तीनों करते हैं तो वो आपका दुष्प्रेरण की कैटेगरी के अंतर्गत ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ से बहुत नॉर्मली सवाल बनेगा, तो डायरेक्टली अध्याय से सवाल बन सकता है या अगर धाराएं पूछी जाएंगी तो 107, 8 आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो बातें हैं काफ़ी लंबी हैं, लेकिन हमको मोस्ट पिन द पॉइंट चलना है, पिन टू द पॉइंट, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। तो अध्याय 5 बाद में एक जोड़ दिया गया था, अध्याय 5A मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, डबल स्टार दे रहे हैं इसको। इसका मतलब है आपको बहुत कायदे से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या बताती है, ये बताती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, यानी आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। किसके बारे में बातचीत करती है ये धारा? तो अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत दो धाराएं आती हैं, ध्यान रखिएगा। धारा 120A, 120B, दोनों धाराएं किसके बारे में बात करती हैं? तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बातचीत करती हैं, यानी आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बात करती हैं। और आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक माना जाता है, आवश्यक होता है। तो आपको 5A अध्याय के अंतर्गत क्या लिखा गया है? तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है। और आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है? 2 या उससे अधिक लोग मिलकर किसी चीज को लेकर के प्लानिंग करें, षड्यंत्र बनाए, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। इसके संबंध में धारा 120A और 120B प्रावधान करती है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में सारी चीजों का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अध्याय की तरफ चलते हैं, अध्याय 6 की तरफ। और अध्याय 6 आपका राजद्रोह से संबंधित होगा। नेक्स्ट अगर हम अध्याय की बात करें तो अध्याय 6 है, चैप्टर नंबर 6, अध्याय 6। ये आपके लिए ये भी डबल स्टार है, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो ये इसका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? ये है राजद्रोह से संबंधित। राजद्रोह से संबंधित, ठीक है, राजद्रोह से संबंधित। अगर हम इसके संबंध में धारा की बात करें तो धाराएं आपकी स्टार्ट करता है 121 से जाता है 130 तक। 121 से 130 तक की जो धाराएं हैं वो राजद्रोह से संबंधित हैं। और अब इसका मतलब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। राजद्रोह या फिर हम इसको कह सकते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध राज्य के विरुद्ध अपराध या राजद्रोह कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है? तो एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 121 to 130, ठीक है, आईपीसी के 121 धारा से 130 तक के बारे में बताता है राजद्रोह के बारे में। अब देखिए राजद्रोह का मतलब क्या होता है।
अक्सर आपने देखा होगा कि जेएनयू का मामला, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला और एएमयू का मामला, वहाँ पे अभी हाल ही में जो कुछ वारदात हुई थी, कुछ लोग घुसे और छात्रों को काफ़ी पीटा गया, और इसके अगेंस्ट छात्रों ने कुछ कदम भी उठाया था, जिसमें कन्हैया कुमार बहुत आगे थे। और कन्हैया कुमार आगे थे और कुछ ऐसा वक्तव्य दिए कि उनको एंटी नेशनल बता दिया गया, उनके ऊपर 121 की धारा का चार्ज लगाया गया और उन्हें उन पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक दिया गया। तो इससे होता क्या है, तो आप राजद्रोह के मुकदमे में आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजद्रोह मतलब राज्य के विरुद्ध अपराध की साजिश करने वालों को राजद्रोही कहा जाता है, और अगर इस तरह से गतिविधियां संपन्न होती हैं तो उसको राजद्रोह कंसीडर किया जाता है। तो ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको अध्याय जान लेना है और इसके संबंधित धाराएं। देखिए क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपकी यही धाराएं रहती हैं, बाकी जो 3 ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन रहेंगे 140, 145 या 115, ऐसी धाराएं रहेंगी। तो आप इसके रेंज में आप कोई भी धारा मिलेगी तो आप पकड़ लेंगे, आपका आंसर आसानी से सही हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें अगली धारा की, तो अगली धारा 7 होती है, और जानते ही हैं कि धारा अध्याय 7 में हमने तीनों सेनाओं के अपराध के बारे में बताया था। अध्याय 7 क्या बताती थी? देखिए अध्याय 7 ये कहती थी कि तीनों सेनाओं अर्थात आपको पता होगा जल, थल और वायु सेना से संबंधित अपराध, तीनों सेना या जल, थल, वायु सेना से संबंधित अपराध के विषय में जो हमको चर्चा मिलती है वो हमको मिलती है अध्याय 7 के अंतर्गत। और अगर हम इसमें सेक्शन इंक्लूड करें तो इसकी जो धारा है, धारा हमने आपको बताया था 131 से 141 तक की जो धाराएं थी वो हमको क्या बताती थी, 141 नहीं 140 होगा, 140 तक की जो धाराएं बताती थी वो हमको तीनों सेनाओं के द्वारा किए गए क्राइम के बारे में बताती थी। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है। तीनों सेनाओं का मतलब जैसे मान लीजिए हमारी आर्मी है, आर्मी का कोई भी व्यक्ति विपक्ष की आर्मी की से मिल जाता है और हमारे खुफिया तंत्रों की जानकारी उनको प्रोवाइड कराता है। तो इस संबंध में अगर वो पाया गया दोषी तो उसके खिलाफ तो चार्ज लगाया जाएगा, वो इन्हीं धाराओं में लगाया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो काफी देखने को मिलता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना में भी कि पड़ोस के आर्मी से उनका, जिनको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की लालच होती है, वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। हाल ही में देखो 2 साल पहले कानपुर में एक बीएसएफ के जवान को पकड़ा गया था इसी मामले में। तो क्या करता था, वो ड्रग सप्लाई करता था आर्मी में होते हुए भी, तो उसके विदेशी आर्मी से भी काफ़ी संबंध थे। तो इस तरह से सारी चीज़ें वहाँ पे कंसीडर की जाती हैं। अगर ऐसी कोई वारदात देखने को मिलती है तो हम अंडर सेक्शन 131 to 140 चार्ज लगाते हैं उस कैंडिडेट पे। चलिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण धारा आपको बताने चल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय सार्वजनिक शांति आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं और यहाँ से एक सवाल डेफिनेटली आएगा, एक सवाल डेफिनेटली आएगा। और ये अध्याय है आपका 8। कोई साल ऐसा नहीं है जहां से इस सेक्शन से सवाल ना आया हो। कोई ना कोई कोटेशन दे देगा या कोई ना कोई केस दे देगा। केस डायरेक्टली तो केस पे अप्लाई करके पूछा जाता है। तो आप इसको आप समझे रहेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए ये क्या बताता है, तो इसका मतलब होता है इस धारा में या इस अध्याय की जो धाराएं हैं वो 141 से शुरू होकर के कितनी जाती हैं, हमने बता रखा था आपको 160 तक जाती हैं।
141 से 160 तक जाती हैं। अब इसकी हम एक एक धारा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इसका हेडिंग या विषय क्या रहेगा, तो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। अगर हम बात करें सार्वजनिक शांति कैसे भंग होती है, उसके लिए एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे हम अंडर सेक्शन 41 की बात कर लें, धारा 141 क्या बात करती है, इसके बारे में जरा जानने का प्रयास करते हैं। विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है, मान लीजिए कि प्रशासन के तौर पे 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा होना मना किया गया है। ठीक है, मान लीजिए क्राइम की घटनाएं अक्सर रात में हो रही हैं, देखा होगा कि छिनैती लुटैती वाली चीजें लगातार होती रहती हैं। तो रात के टाइम 9 बजे के बाद प्रशासन ने सर्विलांस लगाया कि जो है 4 से 5 लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे। तो अगर विधि के विरुद्ध जमाव, लोग भीड़ लगाते हैं किसी ऐसी जगह पे, तो उनके खिलाफ जो चार्ज लगाया जाता है धारा 141 के अंतर्गत लगाया जाता है। 5 या उससे अधिक लोग, 5 या उससे अधिक लोग इकट्ठे होते हैं तो ये सार्वजनिक विधि के विरुद्ध जमाव वाला सिलसिला होगा और ये 141 के अंतर्गत कहा जाता है। आगे हम अगर बात करें नेक्स्ट, अगर हम धारा की बात करते हैं तो आता है आपका धारा 142 या 42 मत पढ़िए, आप सीधे 44 पे चलते हैं। 144 काफी इंपॉर्टेंट है, चुनाव के टाइम पे यही लागू होती है। चुनाव के टाइम पे यही लागू होती है, जिसको हम नॉर्मली नाम देते हैं आचार संहिता। नॉर्मली नाम क्या देते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 144। आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, इसका नाम आचार संहिता। चुनाव के 2 महीने पहले नोटिस निकल जाती है क्या, आचार संहिता लागू है भाई, इस तरफ से इलीगल एक्टिविटी मत करिए, जमा मत होइए, एक जगह पे भाषण मत दीजिए, ये सब सारी चीजें काफी रिस्ट्रिक्शन होती है आचार संहिता में। तो आचार संहिता काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। तो आप यहाँ से देखेंगे आपको क्या पढ़ना है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो धारा 144, धारा 144 क्या बताती है कि ऐसा विधि विरुद्ध जमाव, ऐसा विधि विरुद्ध जमाव। देखिए विधि विरुद्ध जमाव का मतलब यही है कि लीगल नहीं होगा, वो आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, उसके बाद आप इकट्ठे होंगे। ऐसा विधि विरुद्ध जहां मृत्यु कथा कथित दोनों, जहां मृत्यु या ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहां मृत्यु या दुर्घटना होने की संभावना हो, होने की संभावना हो, तो होने की संभावना हो तो वहां पर पाया गया व्यक्ति, वहां पर पाया गया व्यक्ति दोषी होगा, दोषी होगा।
अंडर सेक्शन 144 धारा 144 यानी आचार संहिता के बारे में बताती है कि ऐसी जगह जहाँ पे रिस्क है आप इकट्ठे नहीं हो सकते, और अगर आप इकट्ठा हुए पाए गए तो फिर आपको धारा यहाँ पे आपको कर्फ्यू भी ले सकते हैं। जैसे कर्फ्यू कैसे लिखा जाता है, कर्फ्यू, इसको आप कर्फ्यू भी बोल सकते हैं, नॉर्मली कर्फ्यू भी बोल सकते हैं, आचार संहिता भी बोल सकते हैं, कर्फ्यू भी बोल सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सजा का क्या प्रावधान है? अगर ऐसे कार्यों में संलिप्त व्यक्ति पाया जाता है तो उसे जुर्माने के साथ 2 साल की सजा होगी। जुर्माने के साथ कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब धारा 149 की बात कर लेते हैं, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। धारा 149 अंडर सेक्शन आप देखेंगे चैप्टर इसी के अंतर्गत आती है ये। तो 149 क्या बताती है? तो 149 ये बताती है कि भीड़ जो अपराध करेगी उसमें शामिल, भीड़ जो अपराध करेगी उसमें शामिल। अब भीड़ जो अपराध करेगी उसमें शामिल कौन होगा? भीड़ जो अपराध करेगी उसमें शामिल कौन होगा? तो हर व्यक्ति बराबर का दोषी होगा। जो अपराध करेगी उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर का दोषी होगा। ये इसको आप ट्रिपल स्टार इसको भी दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखो ये मामला आप सुने होंगे मॉब लिंचिंग का, मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा मार देना, भीड़ द्वारा कुचलकर हत्या कर देना। तो ऐसी भीड़ जो अपराध करेगी अगर आप उसमें शामिल हैं तो हर व्यक्ति बराबर दोषी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे किस तरह की वारदातें हो जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति है जा रहा है और किसी व्यक्ति को शक है कि उसने चोरी करी है, और शक के आधार पे वो उसको पीटना शुरू कर देता है बिना चेक किए हुए या बिना पुष्टि के। तो वहाँ से आते जाते सभी लोग अपना हाथ साफ करने के लिए क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे और पीटना उसको शुरू कर देंगे। इस तरह से जब उस व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो पाता है तो हर व्यक्ति जो उसको पीटा है बराबर का दोषी माना जाएगा। तो ये चीजें थी जो सार्वजनिक शांति के विरुद्ध क्या कर रही थी? रुकावट पैदा कर रही थी। तो इतनी चीजें जो आपको हमने 4 सेक्शन बताए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी एनालिसिस करके बताया जाता है यहाँ पे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अप्लाई करके पूछती हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली सवाल यहाँ से नहीं आता, आपको एक केस स्टडी दिया जाएगा और इस तरह से एनालिसिस करके पूछा जाएगा। तो आप इसका जरूर ध्यान रखेंगे। आगे अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।